अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 अपनी साइंस की बुक देखिए प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ सब लोग देखिए मेरे साथ कंटेंट्स में हम लोग पीए फर्स्ट में अपने जो हम लोग के टेस्ट में आ चुके हैं पीए फर्स्ट में, उसमें कितने चैप्टर्स कवर किए थे। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक, ठीक है। लेसन नंबर 1, 2, 3, 4। लेसन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट किया था, एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइजेज बुक में और कॉपी में क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देन पार्ट नंबर 2 में लेसन नंबर 2 इसी तरह से कंप्लीट किया था। देन पार्ट नंबर 3 में लेसन 3, देन पार्ट 4 में लेसन 4। अब हम लोग ने क्या स्टार्ट किया है, ऐसे वन यानी कि हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो हैं आप लोग के लेसन नंबर 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर सभी लोग लिख लीजिए ऐसे वन या फिर हाफ ईयरली। कह रहे हैं हम लोग के जो हाफ ईयरली में सिलेबस आएंगे वो कितने हैं, लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 8 तक, ठीक है। जो आप लोग के टेस्ट में चैप्टर आए हैं वो आप लोग को हाफ ईयरली के लिए नहीं पढ़ने, सिर्फ ये 4 चैप्टर्स ही हाफ ईयरली के लिए आप लोग को अपने प्रिपेयर करने, ठीक। जिसमें से हम लोग लेसन नंबर 5 जो है अपना कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट कर चुके हैं, पेज नंबर 56 से लेकर पार्ट नंबर 5 में, क्लियर है। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल्स। ये हम लोग का पेज नंबर है, पेज नंबर 59 पर। ये क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे, लेसन नंबर 6 कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल्स। ऐसे का यानी हाफ ईयरली का मैंने आपको सिलेबस चेक करवा दिया। ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं आप लोग को। तो चलिए लेसन 6 स्टार्ट करते हैं, कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल पार्ट नंबर 6, पेज नंबर 59, ठीक है। चलिए पेज नंबर 59 निकालिए सभी लोग। आज हम लोग इसमें कंबशन के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पेज नंबर सबसे पहले चेक करिए मेरे साथ। पेज नंबर है यहाँ पर पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पर लेसन नंबर 6 यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नेम है कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल्स। यहाँ पार्ट नंबर लिखेंगे सभी लोग, पार्ट नंबर 6, क्लियर है। यहाँ पर सभी को जब भी वीडियो आपको अपलोड होती है उस दिन की डेट शो करनी है, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लेसन का प्लान चेक करेंगे कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट है कंबशन, सेकंड है एसेंशियल ऑफ कंबशन, देन टाइप्स ऑफ कंबशन, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, फ्लेम, फ्यूल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जुडिशियस यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फायर फिग लिटिंग। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉपिक्स के बारे में हमें इसमें अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। ये 9 टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हम लोग का चैप्टर का लेसन का हमें यहाँ पर ये क्या गिवन है, प्लान है, ठीक। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम। फर्स्ट है हम लोग का कंबशन से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ देखिए सेम पेज नंबर 59 पर ही फर्स्ट है कंबशन में देखिए क्या कह रहे हैं, कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस कंबाइन विद ऑक्सीजन इन एयर प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। कह रहे हैं कंबशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, कह रहे हैं इन विच जिसमें सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होते हैं किससे, ऑक्सीजन से एयर के अंदर, और क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन। क्या बताया मैंने, एक बार और रिपीट कर रही हूँ। कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है इन विच जिसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन एयर, यानी सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन से इन एयर के अंदर जो प्रेजेंट है सब्सटेंस, कह रहे प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, और वो क्या प्रोड्यूस करें, एयर से कंबाइन होकर वाटर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर, जो ऑक्सीजन हमारी कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। तो कह रहे हैं एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके अंदर उससे कंबाइन होकर सब्सटेंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हीट और लाइट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं, ठीक है। तो कंबशन क्या हो गया हमारा, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें सब्सटेंस का कंबाइन होना और हीट और लाइट प्रोड्यूस करना ही हमारा क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऑन हीटिंग अ पीस ऑफ चारकोल ऑन अ डायरेक्ट फ्लेम इज बर्न्स विद स्मोक। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है जैसे कि पीस ऑफ चारकोल का पीस हम हीट करते हैं और ना डायरेक्ट फ्लेम देते हैं, उसको फ्लेम कहते हैं, उसको जो हम आग निकलती है उससे, तो कह रहे हैं इट बर्न्स विद स्मोक, और वो बर्न हो जाती है कैसे, स्मोक की तरह। कह रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारी, एयर है, कह रहे हैं क्या फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। कह रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हीट प्लस हीट रिलीज होगी उसमें से, और प्लस लाइट, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया हम लोग का ये कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड हो गया नीचे वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑल सब्सटेंसेज डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कह रहे हैं कि सभी सब्सटेंस जो हैं वो कंबाइन नहीं होते हैं किससे, ऑक्सीजन से, टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जो कि क्या प्रोड्यूस करें, हीट और लाइट प्रोड्यूस करें, ठीक है। कह रहे हैं ओनली कंबस्टिबल सब्सटेंसेज और फ्यूल्स लाइक चारकोल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कंबशन। कह रहे हैं जैसे कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं वो जो, और या फिर फ्यूल्स हैं, वही जैसे कि चारकोल है, वही हमारा क्या प्रोसेस है, कंबशन का एक प्रोसेस है। तो कह रहे हैं कि सभी के बीच में कंबशन होना सभी सब्सटेंस का ज़रूरी नहीं है, सभी सब्सटेंस कंबाइन होकर ऑक्सीजन से ज़रूरी नहीं है कि वो कंबशन ही प्रोड्यूस करें, ठीक है। कंबशन उनके बीच में यानी कि हो ऐसा मस्ट नहीं है। कह रहे हैं ओनली कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है या फिर कंबस्टिबल फ्यूल जो हैं जैसे कि चारकोल है, कह रहे हैं कि यही हमारा क्या है, कंबशन इसके बीच में होगा जब हम इसको एयर से यानी कि ऑक्सीजन से कंबाइन कराएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 60 पर, देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 60, देखिए स्टार्टिंग है एक सेकेंड, द कंबस्टिबल सब्सटेंस नीड सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंसेस। सॉरी कंबशन, कह रहे हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होती है उन्हें नीड है यानी कि ज़रूरत है किसकी सपोर्ट की, ऑक्सीजन के सपोर्ट की, टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कंबशन, किसके लिए, कंबशन के प्रोसेस के लिए। यानी कि कह रहे हैं कि सब्सटेंस को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, जब तक ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी हमारा कंबशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि कंबशन जो है हमारा वो कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ऑक्सीजन का सपोर्ट होगा, सब ज़रूरत है, नीड यानी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तभी हमारा जो प्रोसेस है कंबशन का वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंबस्टिबल सब्सटेंसेज कैच फायर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। कह रहे हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेज जो होते हैं जिनके बीच में कंबशन हो रहा है वो सब्सटेंसेज जो हैं कह रहे हैं वो फायर कैच करते हैं, उनके अंदर से फायर निकलती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर जितना हम उसको दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारा कंबशन हो रहा है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस का, वो हमारा क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज आर डिफरेंट। कह रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो जो सब तरह तरह के जो सब्सटेंस है उनका सभी का क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग तरह तरह का होता है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं, इट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाइट फॉस्फोरस एंड 260 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ रेड फॉस्फोरस। कह रहे हैं कि इसका क्या टेम्परेचर है, 35 डिग्री है किसमें, वाइट फॉस्फोरस का, और 260 डिग्री सेल्सियस है किसका, रेड फॉस्फोरस में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वेरियस सब्सटेंसेस का वो कैसा है, डिफरेंट है एक दूसरे से। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज़ लोअर देन दैट इज़ कैरोसिन। कह रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर जो है पेट्रोल का वो लो होता है किससे, कैरोसिन से। कैरोसिन सभी जानते हैं मिट्टी के तेल को कहते हैं, और पेट्रोल जो हम अपने बाइक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर जो है पेट्रोल का वो हमारा कम है किससे, कैरोसिन से। यानी कि कैरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसेंशियल ऑफ कंबशन। अब हम पढ़ेंगे कि कंबशन क्यों है, इसेंशियल क्यों है, क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है। फर्स्ट है इसेंशियल ऑफ कंबशन आर कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर विच हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन अ ट्राइंगल गिवन अलॉन्ग साइड। देखिए आपको ट्राइंगल साइड में गिवन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसका कंबशन करवाना है हमें, और यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि जितना वो कंबशन कराने के लिए जो कंबस्टिबल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उसको एक मॉडरेट मतलब टेम्परेचर देने के लिए, यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर जो दिया जाएगा वही क्या कहलाता है, हमारा इग्निशन टेम्परेचर। तो कह रहे हैं ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है। कह रहे हैं सम नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस आर सैंड। कह रहे हैं नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस जैसे कुछ हो गए, सैंड है, आयरन, ग्लास, स्टोन, सीमेंट, नाइट्रोजन गैस एटसेट्रा। और कुछ कम्बस्टिबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल आपको गिवन है, पेट्रोल, कैरोसिन, कोल, मीथेन, पेपर, वुड एटसेट्रा। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल और कम्बस्टिबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्बशन। अब कह रहे हैं कि कम्बशन के टाइप्स कितने हैं, क्या क्या प्रकार हैं उनके।
कह रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अंडर विच कम्बशन टेक प्लेस, कह रहे हैं कि जिस कंडीशन पर कम्बशन होता है हमारा, उस कंडीशन पर बता रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्बशन, कह रहे हैं उसमें कितने कम्बशन होते हैं, 3 तरह के कम्बशन हमारे होते हैं। फर्स्ट है स्लो कम्बशन, सेकंड है रैपिड कम्बशन, देन थर्ड है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। अब कह रहे हैं लेट अस स्टडी दीज 3 टाइप्स ऑफ कम्बशन इन डिटेल। अब कह रहे हैं चलिए हम स्टडी करते हैं इन सभी तीनों तरह के, 3 प्रकार के जो कम्बशन है किसमें, डिटेल में, ठीक है। फर्स्ट है हमारा स्लो कम्बशन। अब स्लो कम्बशन, स्लो से ही हमें क्लियर हो रहा है कि उसमें जो कम्बशन होगा वो बहुत ज़्यादा स्लोली होगा, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता होगा, हल्के हल्के होगा, ठीक है। फर्स्ट है व्हेन अ कम्बस। अब स्लो कम्बशन है क्या, पहले हम सबसे पहले ये क्लियर करें। व्हेन अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ स्लो रेट, कह रहे हैं जब भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो है जब वो बर्न हो यानी जले कैसे, स्लो रेट यानी कि बहुत आराम से, आराम से, प्रोड्यूसिंग वेरी लिटिल हीट, और क्या प्रोड्यूस करे, बहुत ही कम हीट, बट नो लाइट, लेकिन उसमें से लाइट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, स्लो कम्बशन। तो स्लो कम्बशन हमारा क्या कहलाएगा, जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है वो हमारा बहुत आराम से स्लो करे जलना, बर्न होना, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ बहुत थोड़ी सी ही हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट उसमें बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, स्लो कम्बशन। एग्जाम्पल कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन स्लोली कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कह रहे हैं जैसे कि आयरन है, जब भी आप कभी लोहे को जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो उसका मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म रस्ट, और कह रहे हैं कि लेकिन वो जो है रस्ट, जो आयरन है हमारा वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही जलना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, कह रहे हैं जब हम आयरन को रस्ट करेंगे उस दरमियान की बात बता रहे हैं, द हीट इज़ रिलीज, कह रहे हैं हीट जो है वो रिलीज होगी एज सच अ स्लो रेट दैट इज़ अ डिफिकल्ट, कह रहे हैं कैसे होगी, स्लो रेट यानी बहुत आराम से, कह रहे हैं दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट बट नो लाइट इज़ प्रोड्यूस, कह रहे हैं जो मुश्किल होगी यानी बहुत उसको बहुत आराम से उसमें से हीट रिलीज होगी, लेकिन कह रहे हैं बट नो लाइट इज़ प्रोड्यूस, लेकिन कोई लाइट प्रोड्यूस उसमें से नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है दस द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कम्बशन, कह रहे हैं इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, स्लो कम्बशन की। तो स्लो कम्बशन हमारा क्या है, जो भी हमारा कम्बस्टिबल सब्सटेंस है उसका स्लो रेट में बर्न होना और सिर्फ थोड़ी ही हीट प्रोड्यूस करना, लाइट प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करना, वो हमारा क्या कहलाता है, स्लो कम्बशन। बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो इसकी क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों, क्योंकि जो आयरन है हमारा जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो हमारा बहुत आराम से ही हीट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन है इसमें रैपिड कम्बशन। अब रैपिड कम्बशन में देखिए क्या है, कह रहे हैं व्हेन अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ रैपिड रेट, कह रहे हैं कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस है जब वो बर्न होगा रैपिड रेट में, प्रोड्यूसिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो प्रोड्यूस करे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट दोनों ही, यानी अ शॉर्ट टाइम, कितने टाइम में, बहुत जल्द कम समय में, यानी कि कह रहे हैं बहुत कम समय में हमारा फॉरन, रैपिड कहते हैं एकदम से, रैपिडली यानी कि एकदम से सडनली, कह रहे हैं फ़ौरन जो हमारा कम्बशन होगा, कम्बस्टिबल सब्सटेंस का जो बर्न होगा एकदम से रैपिड रेट में, तेज़ी की स्पीड में, और वो प्रोड्यूस करे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट भी, यानी कि लाइट एंड हीट दोनों ही चीज़ें प्रोड्यूस करे, वो हमारा क्या कहलाता है, और इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और बहुत कम समय में। यानी कि रैपिड कम्बशन में क्या पढ़ रहे हैं, देखिए स्लो कम्बशन में हमने पढ़ा था कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो है वो बहुत स्लो रेट में प्रोड्यूस होंगे और सिर्फ वो थोड़ी बहुत हीट ही प्रोड्यूस करेंगे, बाकी की लाइट प्रोड्यूस उसमें से नहीं होगी। लेकिन रैपिड कम्बशन में क्या पढ़ रहे हैं हम, कि जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है वो हमारे जो बर्न करेंगे वो बहुत रैपिड रेट से करेंगे, यानी बहुत तेज़ी से करेंगे, और वो वेरी लार्ज अमाउंट यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे बहुत कम समय में, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत कम समय में। फिर कह रहे हैं इट इज़ कॉल्ड अ रैपिड कम्बशन, और इसको हम क्या कहेंगे, रैपिड कम्बशन कहेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रैपिड कम्बशंस आर, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ वैक्स इन अ कैंडल, देखिए यहाँ पर वैक्स जल रही है कैंडल के अंदर, ये बहुत तेज़ी से जलती है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, कह रहे हैं फायर क्रैकर्स यानी जो पटाखे होते हैं, क्रैकर्स कहते हैं पटाखे को, सॉरी क्रैकर्स। नेक्स्ट है थर्ड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कह रहे हैं मैग्नीशियम रिबन जो होती है वो भी हमारी बहुत तेज़ी से ही जलती है, जिसमें से हीट और लाइट दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हमारी होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड रैपिड कम्बशन। अब नेक्स्ट थर्ड है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस में देखिए क्या है, कह रहे हैं व्हेन अ कम्बशन सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, कह रहे हैं कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस हमारा बर्न हो जाए बगैर किसी की हेल्प से, एक्सटर्नल हीट यानी कि कोई भी उसको हीट ना दें, बगैर किसी की हीट की हेल्प से वो खुद ब खुद कम्बस्टिबल जो भी हमारा कम्बस्टिबल सब्सटेंस है वो हमारा बर्न हो जाए,
वो क्या कहलाएगा हमारा, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। वो क्या कहलाएगा हमारा, स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, जैसे कि वाइट फॉस्फोरस का जलना, फायर इन कोल माइंस फायर इन कोल माइंस एंड फॉरेस्ट फायर आर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ये सभी क्या हैं, स्पॉन्टेनियस कम्बशन है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 3 टाइप से कम्बशन पढ़ लिए। फर्स्ट था हम लोग का स्लो कम्बशन, सेकंड था हम लोग का रैपिड कम्बशन और थर्ड था हम लोग का स्पॉन्टेनियस कम्बशन। अब चलिए नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर 61 पर देखिए, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बशन। अब कह रहे हैं वो कौन कौन सी कंडीशन है जो नेसेसरी हैं कम्बशन के लिए। फर्स्ट है लाइट अ कैंडल एंड कवर द बर्निंग कैंडल विद एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर। कह रहे हैं कि लाइट है, जैसे रोशनी जो है एक कैंडल की, उसको कवर कर दिया जाए एक बर्निंग कैंडल को, किससे, एक एम्प्टी ग्लास से। जैसे कि कह रहे हैं कि कैंडल हमने रखी है, वो जल रही है, उसको हमने एक ग्लास से कवर कर दिया ऊपर से। कह रहे हैं इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड द बर्निंग स्टॉप्स बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन इज कट ऑफ। तो कह रहे हैं वो जो कैंडल होगी वो उस गिलास को ऊपर से ढकने से वो जो कैंडल जो बर्न हो रही होगी, यानी बर्न कहते हैं जलने को, वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप यानी कि जलना बंद हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो एयर की, यानी जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी जो सप्लाई है वो अंदर आना बंद हो चुकी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ग्लास को टाइटली उसको उससे पैक कर दिया है। नेक्स्ट है दिस, देखिए एग्जाम्पल जैसे ये इसमें जो बताना चाह रहे हैं वो ये, जैसे सपोज ये कैंडल है, आपने इसको बर्न किया यानी कि जलाया, तो ये क्या होगी हमारी, बर्न होगी। लेकिन अगर हमने इस कैंडल के ऊपर अब क्या किया, एक ग्लास को लेकर ऊपर से रख दिया पलट कर, और वो हमारा ग्लास एकदम हम उसको पकड़े रहे, तो क्या होगा, वो जो अंदर कैंडल जल रही थी वो जलना बंद कर जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से जो बाहर की जो ऑक्सीजन हमें मिल रही थी अभी तक वो मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो कैंडल जो है जलना बंद होगी। हमने क्या पढ़ा था, कम्बशन के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी हमारा कम्बशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिस सब्सटेंस स्टॉप बर्निंग। कह रहे हैं जो सब्सटेंस होगा वो हमारा जलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है देयरफॉर ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन। कह रहे हैं इसलिए ऑक्सीजन जो है वो क्या है, सपोर्टर है किसकी, कम्बशन की। नेक्स्ट है एनी सब्सटेंस और मीडियम विच सपोर्ट कम्बशन इज कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन। कह रहे हैं कोई भी सब्सटेंस या फिर मीडियम जो सपोर्ट करे कम्बशन को, उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्टर ऑफ कम्बशन। क्या पढ़ा हमने, कह रहे हैं एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मीडियम जो सपोर्ट कर रहा हो कम्बशन को, उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्टर ऑफ कम्बशन, यानी कि कम्बशन को सपोर्ट करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड। कह रहे हैं इसी तरफ दूसरे हाथ पर, देयर आर सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ सब्सटेंस टू बर्न। कह रहे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जलते नहीं हैं बिल्कुल। ठीक है, डू नॉट अलाउ सब्सटेंस टू बर्न, जो जलने नहीं देते हैं दूसरे सब्सटेंस को। एग्जाम्पल है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट अलाउ सब्सटेंस टू बर्न। ये अगर प्रेजेंस होंगे तो हमारा जो भी सब्सटेंस है वो नहीं जलेगा। नेक्स्ट है दीज आर कॉल्ड नॉन सपोर्टर्स ऑफ कम्बशन। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन सपोर्टर्स ऑफ कम्बशन। तो सपोर्टर्स ऑफ कम्बशन क्या थे, जो कम्बशन को जलने में हेल्प कर रहे थे सब्सटेंस या मीडियम, वो हमारे थे सपोर्टर ऑफ कम्बशन। और जो हमें हेल्प या सपोर्ट नहीं करेंगे सब्सटेंस और मीडियम को जलने के लिए, कम्बशन के लिए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है ऑल कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज डू नॉट कैच फायर एंड बर्न्स इन दी सेम मैनर। कह रहे हैं सभी सब कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज जो हैं डू नॉट कैच फायर, उनके ज़रूरी नहीं है कि सभी में फायर हो, एंड बर्न्स और वो जलें इन द सेम मैनर। सेम मैनर यानी कि एक ही तरीके से। कह रहे हैं कि सर्टेन सब्सटेंसेज कैच फायर इजीली एंड बर्न। कह रहे हैं और कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो एकदम से फायर कैच करते हैं और जलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज। कह रहे हैं हम इस तरह के सब्सटेंसेज को क्या कहते हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज कहते हैं। तो इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज क्या हुए, वो सब्सटेंसेज जो बहुत तेज़ी से आग उसमें पकड़ ले और वो जलना स्टार्ट कर जाए, उनको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है द लोअर टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज इग्निशन टेम्परेचर। कह रहे हैं जो लोवेस्ट टेम्परेचर है एट विच अ सब्सटेंस कैचेस, जिसमें सब्सटेंस जो है वो कैच करता है फायर को, उसके अपने एक इग्निशन टेम्परेचर पे। ठीक है, कह रहे हैं कि इग्निशन टेम्परेचर मैंने
आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया था कि कंबशन जो हो रहा है हमारा, वो जो कैच कर रहा है फायर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कह रहे हैं जो लोअर टेम्परेचर होता है जिसमें सब्सटेंस जो है कैच करती है फायर, उसको वो क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, यानी कि लोअर सब्सटेंस जो है, लोअर टेम्परेचर जो है जिस पर सब्सटेंस जो है हमारी फायर को कैच कर रही है, वो हमारा क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट है एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन इग्निशन टेम्परेचर। कह रहे हैं हर सब्सटेंस का एक खुद का अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है द इग्निशन टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। कह रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है, सभी का अलग होता है, सभी सब्सटेंसेस का, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कैसा होता है, वो भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है व्हेन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज़ लो। कह रहे हैं जब इग्निशन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का लो रहेगा, इट विल रीडली कैच फायर, उसमें हमारी जो है फायर वो जल्दी कैच करेगा। वेयर एज इफ़ इट इज़ हाई, कह रहे हैं और अगर हाई होगा द कंबशन प्रोसेस इज़ रेदर स्लो, कंबशन जो होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जब हमारा हम इग्निशन टेम्परेचर उसको ज़्यादा मिलेगा तो वो तेज़ी से फायर कैच करेगा, और जब उसको इग्निशन टेम्परेचर कम मिलेगा तो वो बहुत स्लोली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फायर को कैच करेगा। ठीक है, सब्सटेंसेज हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर आर कॉल्ड इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। कह रहे हैं कि वो सब्सटेंसेज जिसमें लो इग्निशन टेम्परेचर का यूज़ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। तो मैंने क्या बताए थे, वो सब्सटेंसेस जो तेज़ी से आग जिसमें लग जाए वो हमारे कहलाते हैं वो इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। और कह रहे हैं कि इन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी कि इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस वही थे जिनमें आग तेज़ लग जाएगी, यानी कि उनको हमें हाई टेम्परेचर देना होगा। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर जो देना होगा वो हमें कैसा देना होगा, हाई टेम्परेचर देना होगा, जिसकी वजह से वो इजीली जो है फायर कैच कर सकेंगे और वो इजीली बर्न हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है कंबशन टेक्स प्लेस ओनली अंडर द फॉलोइंग 3 कंडीशन। कह रहे हैं कंबशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 कंडीशंस में ही टेक प्लेस करता है। फर्स्ट है द सब्सटेंस मस्ट बी कम्बस्टेबल। कह रहे हैं जो सब्सटेंस का हम यूज़ कर रहे हैं वो कम्बस्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है द मीडियम सराउंडिंग द सब्सटेंस शुड सपोर्ट कम्बशन। और कह रहे हैं जिस मीडियम में सराउंड है सब्सटेंस के चारों तरफ वो हमारी कम्बशन सपोर्ट कर सके, ऐसा ना हो कि उसमें ऑक्सीजन हमारे पास ना हो पाए। ठीक है, क्यों, मैंने क्या बताया था आपको, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है जब तक कम्बशन, अगर कह रहे हैं कि अगर हमें कम्बशन करवाना है तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा जब तक कम्बशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, कम्बशन कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट है द सब्सटेंस शुड बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कह रहे हैं सब्सटेंस जो है वो हीट होना चाहिए अपने इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि इन्फ्लामेबल सब्सटेंस होना चाहिए वो। ठीक है, ये हमारा हो गया कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बशन। अब नेक्स्ट है फ्लेम। अब फ्लेम किसे कहते हैं हम ये पढ़ेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट मैनी ऑफ द सब्सटेंस बर्न्स विद अ फ्लेम वाइल अदर डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। कह रहे हैं कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कई सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जलाने पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। कब, ड्यूरिंग कम्बशन, जब क्या हो रहा होता है, कम्बशन हो रहा था। कम्बशन क्या है, मैंने बताया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सब्सटेंस का हमारा अटैच होना किससे, ऑक्सीजन से, और क्या रिलीज होना हमारा, हीट और लाइट रिलीज होना। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है अ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कम्बस्टिबल सब्सटेंस इज इन द वेपर स्टेट एंड बर्न्स स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कह रहे हैं फ्लेम जो है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारा कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो है वो हमारा वेपर स्टेट में हो, और वो यानी वाटर वेपर स्टेट में हो, और वो बर्न्स हो जाए स्ट्रांगली किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तब हमारी फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो क्या पढ़ा हमने कि हमारी फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारा जो सब्सटेंस है वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो है वो हमारा वेपर स्टेट में प्रेजेंट हो और वो इजीली बर्न हो जाए स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर की प्रेजेंस में वो हमारा बर्न हो जाए। ठीक है, तब हम उसे क्या कहें, तब हमारी क्या प्रोड्यूस होगी,
फ्लेम प्रोड्यूस होगी वहाँ से, ठीक है, उस सब्सटेंस से। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आर वॉलेटाइल, कह रहे हैं बहुत से ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेज जो हैं वो क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल यानी कि दे फॉर्म वेपर इजीली व्हेन हीटेड स्लाइटली, कह रहे हैं कि वॉलेटाइल किसे कह रहे हैं कि ये जो हैं वो फॉर्म करेंगे वेपर इजीली व्हेन हीटेड स्लाइटली, जब हम उसको हीट करेंगे तो ये इजीली वेपर जो है वो फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसीलिए हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या कहा गया है, वोलेटाइल कहा गया है। नेक्स्ट है नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई बर्निंग कैंडल प्रोड्यूसेस फ्लेम, कह रहे हैं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कैंडल जो बर्न होती है उसमें से फ्लेम जो है वो क्यों प्रोड्यूस होती है। ऑल्दो इट इज़ मेड अप ऑफ अ वैक्स विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, वैक्स किसको कहते हैं, सपोज ये कैंडल है, कैंडल के अंदर ये ब्लैक कलर की जो अंदर एक वायर सी होती है, ठीक, उसको हम कह रहे हैं वैक्स। कह रहे हैं कि आप ये सभी जानते हैं ऑल्दो इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्स, ये किसकी बनी हुई है, वैक्स की बनी हुई है, विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, जो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इफ़ यू लुक एट द फ्लेम, कह रहे हैं अगर आप फ्लेम की तरफ देखें, प्रोड्यूसेस बाय कैरोसिन लैम्प, जो कैरोसिन लैम्प से निकलती है, स्पिरिट लैम्प या कैंडल, बंसन बर्नर या किचन स्टोव, इन सभी में से क्या निकलती है हमारी एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल हैं, फ्लेम्स निकलती हैं, ठीक है। कह रहे हैं अगर आप इनको देखें यू विल फाइंड सम डिफरेंस इन द कलर ऑफ दीज फ्लेम्स, कह रहे हैं आपको क्या नज़र आएगा, डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे इन सभी फ्लेम्स के। कह रहे हैं हैव यू एवर थॉट वाई दिस फ्लेम्स शो डिफरेंट कलर, कह रहे हैं क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो फ्लेम्स हैं वो डिफरेंट कलर क्यों शो करते हैं। लेट अस फाइंड अबाउट दिस फैक्ट बाय स्टडिंग कैंडल फ्लेम, कह रहे हैं चलिए अब इस फैक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं कैंडल फ्लेम जो निकलती हैं। नेक्स्ट है लाइट अ कैंडल इन अ डार्क एंड नोटिस द वेरियस जोन ऑफ कलर, कह रहे हैं कि लाइट जो है एक कैंडल की डार्क में देखिए और नोटिस करिए उसके अंदर से डिफरेंट कलर के जोन प्रोड्यूसेस इन इट्स फ्लेम, जो उसकी फ्लेम से प्रोड्यूस हो रहे हैं। कह रहे हैं डू यू फाइंड द डिफरेंट जोन, कह रहे हैं क्या आपने डिफरेंट जोन फाइंड किए, तो आप उसको देखिए घर पर, ठीक है, कैंडल को जलाकर। नेक्स्ट कह रहे हैं फर्स्ट है द आउटर मोस्ट जोन ए, यानी कि जो आउटर मोस्ट जोन है वो ए है, इज़ ब्लू बिकॉज, कह रहे हैं वो कैसी है, ब्लू है, बिकॉज क्योंकि हेयर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ एडुकेट रिजल्टिंग इन द कंप्लीट कम्बशन ऑफ वैक्स, यहाँ पर क्या सप्लाई हो रहा है, हमारा जो है ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, वो कैसा है, एडुकेट है। रिजल्टिंग, क्या रिजल्ट आएगा उसका, इन द कंप्लीट कम्बशन ऑफ वैक्स, यहाँ पर हमारा वैक्स का कंप्लीट कम्बशन होगा, यानी पूरी तरीके से कंबाइन फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर कंप्लीट कम्बशन होगा। नेक्स्ट है दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है किसका, फ्लेम का, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 62 पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पेज नंबर 62 पर द मिडिल जोन बी, कह रहे हैं अब मिडिल जोन जो है वो क्या है हम लोग का बी, वो येलो कलर में प्रेजेंट है, कह रहे हैं बिकॉज क्योंकि ऑफ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लेस होती है यानी कि कम होती है, विच कॉजेज द राइजिंग ऑफ अनबर्स्ट, कह रहे हैं जिससे क्या होता है, राइज ऑफ अनबर्स्ट कार्बन पार्टिकल्स मेकिंग दिस रीजन टू अपीयर येलो, कार्बन पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कह रहे हैं जिसकी वजह से ये किस कलर में नज़र आती है, येलो कलर में नज़र आती है, क्या, कैंडल का जो मिडिल जोन है जिसको हमने बी से नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड है द इनर मोस्ट रीजन सी, कह रहे हैं इनर मोस्ट रीजन जो है वो क्या है हमारा सी, वो ब्लैक कलर में है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबर्स्ट कार्बन पार्टिकल्स, क्योंकि वो ऐसे कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो जल नहीं पाते हैं, कह रहे हैं दिस इज द लीस्ट हॉट पार्ट, ये सबसे कम जलने वाला हिस्सा होता है ऑफ द फ्लेम, किसका, फ्लेम का, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, कह रहे हैं अब आप समझ गए होंगे आसानी से, वाई गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम, गोल्ड स्मिथ कहते हैं सुनार को, कह रहे हैं जो सुनार है वो आउटर मोस्ट जोन ही क्यों फ्लेम के यूज़ करता है, विद द मेटलिक बिलो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ है यानी जो सुनार है वो हमारे जो है वो सोने को उसका जो ऊपर का पार्ट है आउटर मोस्ट जोन जो है, आउटर मोस्ट जोन अभी देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जो ए था हमारा वो किस कलर में था हम लोग का, ब्लू कलर में, कह रहे हैं वो उसी को क्यों हीट करता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से इसका रीज़न कह रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट है फ्यूल, अब हमने पढ़ लिया कोरोजन के बाद अब हम पढ़ेंगे कंबशन के बाद अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूल, यानी कि फ्यूल्स किसे कहते हैं। फर्स्ट है बर्निंग इज़ अ केमिकल प्रोसेस, कह रहे हैं बर्निंग जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है,
दैट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो किसकी प्रेजेंस में होती है बर्निंग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कह रहे हैं फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हीट एनर्जी, कह रहे हैं फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑन बर्निंग, जब उसको हम बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कह रहे हैं फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो एयर की प्रेजेंस में उसके अंदर से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कब, जब हम उसको बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं फ्यूल्स आर ऑफ मैनी काइंड्स, कह रहे हैं फ्यूल्स जो हैं वो कई तरह की हैं, जैसे कि लकड़ी है, वुड, कोल है, कोयला, पेट्रोल है, सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस जो हम लोग सीएनजी एंड एलपीजी, और एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कह रहे हैं ये सभी किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं, फ्यूल्स की एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, अब हम फ्यूल्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द फ्यूल, कह रहे हैं कि अगर हम सोर्स के बेस पर बात करें फ्यूल्स के, तो कह रहे हैं फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्यूल्स। तो कह रहे हैं फ्यूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी फ्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फ्यूल्स पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स में फर्स्ट है प्राइमरी फ्यूल्स, इसमें सेकंड है इधर सेकेंडरी फ्यूल्स, ठीक है। प्राइमरी फ्यूल्स में कह रहे हैं दीज फ्यूल्स अकर इन द सेम फॉर्म एज दे अकर इन नेचर, कह रहे हैं ये प्राइमरी फ्यूल्स जो हैं वो सेम फॉर्म में अकर होते हैं जैसे कि नेचर में प्रेजेंट है, इसी फॉर्म में ही हमें अकर होंगे, ठीक है। कह रहे हैं जैसे कि एग्जाम्पल है वुड, कोल, एग्रीकल्चरल वेस्ट, नेचुरल गैस, एनिमल डंग एंड प्राइमरी प्राइमरी फ्यूल्स, ये सभी क्या हैं, प्राइमरी फ्यूल्स की एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेकेंडरी में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फ्यूल्स, कह रहे हैं ये नेचुरल फ्यूल्स ऑब्टेन्ड होते हैं बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से हमें मिलते हैं। कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल है वाटर गैस एंड प्रोड्यूस गैस फ्रॉम कोक, कोल गैस फ्रॉम कोल, बायोगैस फ्रॉम एनिमल डंग, कोक फ्रॉम कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल एंड फर्नेस ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम, चारकोल फ्रॉम वुड आर सेकेंडरी फ्यूल। तो ये सभी हमें एग्जांपल्स दी थी सेकेंडरी फ्यूल की, ठीक है। यानी कि प्राइमरी फ्यूल जो हैं वो हमें जिस तरह से नेचर में प्रेजेंट हैं उसी तरह से हमें सेम फॉर्म में ही हमें आकर होंगे, लेकिन सेकेंडरी फ्यूल जो हैं वो कह रहे हैं वो हमें नेचुरल फ्यूल से मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो, केमिकल प्रोसेस और विद द हेल्प ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट है फ्यूल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, कह रहे हैं फ्यूल्स को हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में। कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कह रहे हैं फिजिकल स्टेट की बेस पर, इन विच द एग्जिट ये जिस पर एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड फ्यूल्स, अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं सॉलिड फ्यूल किसे कहते हैं। सॉलिड फ्यूल्स कह रहे हैं दीज फ्यूल्स लीव सम ऐश और रेसिड्यू आफ्टर कम्बशन, ऐश कहते हैं राख को, कह रहे हैं ये इस तरह के फ्यूल्स होते हैं जब हम उनको जला देते हैं कम्बशन के बाद इसमें से ऐश प्रोड्यूस होती है, यानी कि लीव यानी कि क्या बचती है, ऐश बचती है यानी कि राख बचती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सॉलिड फ्यूल्स। कह रहे हैं कि दे नीड लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज, वुड एंड कोल आर सॉलिड फ्यूल्स, कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा ज़रूरत है स्टोर करने के लिए। कह रहे हैं जैसे कि एग्जांपल है लकड़ी है, कोल है, कोयला है, आर सॉलिड फ्यूल्स की सभी एग्जांपल हैं किसकी, सॉलिड फ्यूल्स की। नेक्स्ट है थर्ड लिक्विड फ्यूल्स, अब लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं, कह रहे हैं दीज फ्यूल्स एग्जिट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कह रहे हैं ये जो फ्यूल्स हैं यानी जो लिक्विड फ्यूल्स हैं वो हमारे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। दे डू नॉट लेस रेसिड, दे डू नॉट लीव, यहाँ पर होगा लीव, दे डू नॉट लीव LEA, दे डू नॉट लीव ऐश और रेसिड्यू, यानी कि इसमें से ना ही ऐश बचती है ना ही रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, कब बर्निंग यानी कि जलने के बाद। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं इन यूज़ आर द हाइड्रोकार्बन, जिसका हम यूज़ किस में करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में यूज़ करते हैं। कह रहे हैं जैसे कि एग्जाम्पल है कैरोसिन, पेट्रोलियम आर द लिक्विड फ्यूल्स, ये सभी क्या हैं, लिक्विड फ्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड गैसियस फ्यूल, फर्स्ट हमने पढ़ लिया सॉलिड फ्यूल्स, नेक्स्ट है सेकंड लिक्विड फ्यूल्स, अब थर्ड है इसमें गैसियस फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स में देखिए क्या कह रहे हैं, दीज फ्यूल्स एग्जिट नेचुरली इन गैसियस एट रूम टेम्परेचर, कह रहे हैं ये जो फ्यूल्स हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं गैस में रूम टेम्परेचर पर। कह रहे हैं फॉर एग्जांपल
नेचुरल गैस है, हाइड्रोजन गैस, कोल गैस और गैसियस फ्यूल्स, ये सभी क्या हैं, गैसियस फ्यूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज रीन्यूएबल फ्यूल्स एंड नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स। कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, कह रहे हैं यूजेस के हिसाब से जो फ्यूल्स को क्लासीफाई किया गया है वो 2 टाइप से किया गया है। फर्स्ट है रीन्यूएबल फ्यूल्स, सेकंड है नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स। रीन्यूएबल फ्यूल्स में कह रहे हैं दीज कैन बी यूज्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम एज दे नेवर एग्जॉस्ट अनलेस दे आर ओवर एक्सप्लॉयटेड। कह रहे हैं कि रीन्यूएबल फ्यूल जो हैं उसको हम लंबे समय तक उसका यूज़ कर सकते हैं जब तक वो हमारी एक्सप्लॉयटेड यानी कि ख़राब नहीं हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल है फ्यूल्स की ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से ऑब्टेन होती है वो। और नेक्स्ट है फॉरेस्ट और एनिमल वेस्ट सच एज काउ डंग। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे हम लोग की रीन्यूएबल फ्यूल्स है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 63 पर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स। अब नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स क्या हैं ये देखते हैं हम। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं दीज आर प्रेजेंट इन अ फाइनाइट अमाउंट एंड आर रिप्लेनिस्ड वेरी स्लोली। ये जो है ये बहुत स्लोली रिप्लेनिस्ड होते हैं। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, फाइनाइट अमाउंट में। कौन से, नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स। नेक्स्ट है आई दीज फ्यूल्स would get exhaust over a period of time, for example coal, petroleum and natural gas। कह रहे हैं ये जो फ्यूल्स हैं ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं हमारे एक टाइम के मुताबिक, एक टाइम पर। जैसे एग्जांपल है कोल है, कोयला, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो क्या है हम वो पढ़ेंगे, जैसे कि हमने कंबशन की एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट है डिफरेंट फ्यूल्स गिव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। कह रहे हैं कि डिफरेंट फ्यूल जो होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको बर्न करते हैं, यानी कि जला रहे होते हैं। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज जज्ड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कह रहे हैं जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो हम कैसे जज करते हैं, कैलोरीफिक, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है वो देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द हीट लिबरेटेड when 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न्स कम्प्लीटली इन ऑक्सीजन। कह रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो एक फ्यूल की वो क्या है, हीट लिबरेटेड, कितनी हीट उसमें लिबरेट हो रही है वो है। कह रहे हैं जिसमें when 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, जिसमें 1 ग्राम ऑफ फ्यूल जो है वो हमारा बर्न हो जाए और कम्प्लीटली इन ऑक्सीजन, और किस में बर्न हो जाए वो हमारा ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन, उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को, किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट है दिस इज़ द कॉमन यूनिट यूज्ड थ्रू द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कह रहे हैं ये जो है ये हमारी एक कॉमन यूनिट है एसआई यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू की। कह रहे हैं कि इज़ जूल पर किलोग्राम, जो ऐसा जो कॉमन यूनिट है जो यूज़ करते हैं एसआई यूनिट की कैलोरीफिक वैल्यू वो क्या है, जूल पर किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट फ्यूल कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कह रहे कैलोरीफिक वैल्यू जो है डिफरेंट फ्यूल्स की उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय द एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन बिलो इन टेबल। कह रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यूज़ आप लोग को इस टेबल में यहाँ पर नीचे गिवन है। फर्स्ट है टेबल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स, इसमें आप लोग को इसको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं आइडियल फ्यूल्स के। फर्स्ट है वाइल चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्यूल फॉर आवर होम्स और फॉर यूज इन इंडस्ट्रीज वी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी आइडियल फ्यूल। कह रहे हैं कि व्हेन चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्यूल, कह रहे हैं जब वाइल यानी कि जब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्यूल चूज़ कर रहे हों किसके लिए, अपने घर के लिए, और फॉर यूज़ इन इंडस्ट्री या फिर अपने इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए, तो कह रहे हैं वी शुड कीप इन माइंड, तो हमें क्या माइंड में रखना चाहिए कि द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी आइडियल फ्यूल। ये इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कब, जब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्यूल को अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अपने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। कह रहे हैं वो चीप होना चाहिए, चीप यानी सस्ता, ईजिली अवेलेबल यानी कि और वो हमें आसानी से मिल सके। ठीक है, इस तरह से हमें उसका यूज़ करना चाहिए। सेकंड है इट शुड बी ईजी टू हैंडल, और उसको हमें हैंडल करने के लिए भी ईजी होना चाहिए ताकि हम उसको ईजिली हैंडल
कर सकें। कह रहे हैं सेफ़ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, कह रहे हैं और उसको हमें ट्रांसपोर्ट यानी कि जब वो ट्रांसपोर्ट की जाए तो उसको हमें बहुत सेफली करना चाहिए और कन्वीनियंट करना चाहिए स्टोर पर। कह रहे हैं नेक्स्ट है इट शुड बर्न्स स्मूथली, और वो जो है बर्न होगा कैसे, स्मूथली। नेक्स्ट फोर्थ है इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। ये क्या बता रहे हैं हमें, आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग, कह रहे हैं ये जो है प्रोड्यूस नहीं करती है कोई भी हार्मफुल या फिर इरिटेटिंग फ्यूम्स जब हम बर्निंग यानी कि जला रहे होते हैं उस चीज़ को, किसको, फ्यूल को। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इट शुड नॉट लीव ऐश रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, कह रहे हैं कि क्या ज़रूरी है कि बर्निंग के बाद ऐश भी नहीं बचनी चाहिए। नेक्स्ट है सेवेंथ इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। द इग्निशन टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो लाइक रूम टेम्परेचर नॉट टू हाई, कह रहे हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए रूम टेम्परेचर की तरह और ना ही ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल इज लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कह रहे हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी उससे रिलीज होते हैं। वो क्या क्या है, कह रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ट्रांसमेंडियस इंक्रीज इन पॉपुलेशन आवर एनर्जी नीड्स हैव इंक्रीज मैनीफोल्ड, कह रहे हैं कि ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से और ट्रीमेंडियस इंक्रीज़ की वजह से जो पॉपुलेशन में हो रहा है हमारी जो एनर्जी है, कह रहे हैं उसको नीड है यानी कि ज़रूरत है क्या उसके पास हो, इंक्रीज मैनीफोल्ड हो। कह रहे हैं वी आर नाउ बर्निंग मोर एंड मोर फ्यूल्स, कह रहे हैं और अब जो है हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं यानी कि जला रहे हैं। नेक्स्ट है दिस इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ द फ्यूल हैज़ सेवरल हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, कह रहे हैं ये जो इंक्रीज़ कर रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूल्स का, उसका हमारे एनवायरनमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट भी डिफरेंट सेवरल यानी कि डिफरेंट टाइप्स का पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल एटसेट्रा, कह रहे फॉसिल फ्यूल को जो बर्न करते हैं जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है एटसेट्रा और भी है, कह रहे प्रोड्यूसेस वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स, कह रहे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, इससे क्या होते हैं कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो जलते नहीं है और भी एटसेट्रा बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं विच कॉज सेवियर एयर पॉल्यूशन, और जिससे क्या होता है हमारे घरों में और हमारे इधर उधर रास्तों में एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 64 पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड में कह रहे हैं इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कह रहे हैं इनकम्प्लीट कम्बशन जो होता है फ्यूल्स का वो हमें क्या देती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी कि जब कम्बशन हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो उससे क्या रिलीज होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कह रहे इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, कह रहे ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस बहुत जहरीली गैस है। कह रहे हैं इफ़ वी इनहेल पॉल्यूटेड एयर, इनहेल कहते हैं सांस अंदर लेने को और एक्सहेल कहते हैं सांस बाहर छोड़ने को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं वो हमारी क्या होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सहेल, और जो इनहेल है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें फिर सेम कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहे हैं कि इफ़ वी इनहेल पॉल्यूटेड एयर, कह रहे हैं अगर हम पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर लेंगे यानी कि सांस अंदर ले लेंगे तो कह रहे हैं एयर कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, उस एयर में क्या प्रेजेंट होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होगी। देन दिस कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, और वो फिर हमारे हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगी ऑफ आवर ब्लड, हमारे ब्लड के टू फॉर्म वेरी स्टेबल कंपाउंड, कह रहे हैं कि उससे हमारे कुछ कंपाउंड्स बनेंगे जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है तो ये कब होगी, जब हमारा जो कंबशन हो रहा है वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, जो क्या रिलीज़ होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी जो हमारे एयर में प्रेजेंट हो जाएगी, और वो हमारा जब हम एयर सांस लेंगे यानी इनहेल करेंगे पॉल्यूटेड एयर होगी हमारी वो, जब कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हमारी एयर है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो है हमारी जब हम उसको इनहेल करेंगे तो वो कंबाइन हो जाएगी हमारे हीमोग्लोबिन से जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है और क्या फॉर्म करेगी, एक स्टेबल कंपाउंड जिसका क्या नाम है, कार्बोक्सी
हीमोग्लोबिन। कह रहे हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कह रहे हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की वजह से ही द ब्लड कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट कह रहे हैं दिस रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड लीड्स टू सफोकेशन एंड मे इवन कॉज डेथ। कह रहे हैं कि यही जो रिडक्शन है, यानी कि जो हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, हमें सफोकेशन होगा, यानी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और हमारी इससे इवन कॉज डेथ, और हम इससे हमारी इससे डेथ भी, यानी कि हम इससे मर भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसी ऑफ ब्लड्स में, यानी कि ब्लड के रेड ब्लड सेल्स जो है उसमें प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो कह रहे हैं हीमोग्लोबिन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिली तो कह रहे हैं क्या फॉर्म हुआ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ, ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई और सफोकेशन होगा और लास्ट में क्या होगा, डेथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ डेंजरस, एक सेकेंड, कह रहे हैं इट इज़ डेंजरस टू स्लीप इन अ क्लोज रूम, कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नुकसानमंद हो सकता है कि हम एक बंद कमरे में सो सकें। कह रहे हैं विद कोल फायर बर्निंग इनसाइड ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट बिकॉज देन कोल बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई, कह रहे हैं इसलिए हमें जो है सर्दियों में जो हम आग जलाते हैं वो हमें अंदर कम, हाँ मतलब कि बंद जगहों में नहीं जलानी चाहिए। क्यों, उससे क्या होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो हमारे जो एयर हम इनहेल करेंगे उसमें प्रेजेंट होगी और ये जो प्रोसेस हमने बताया था ये हमें लास्ट में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन कोल बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई, यानी कि जब हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा कोल को तो वो क्या होगी, हमारी अच्छे से जल नहीं पाएगी, यानी कि कंबशन हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कब, जब हमारा ऑक्सीजन जो है उसको सप्लाई कंबशन में नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, कंबशन के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कैन लीड टू सफोकेशन और मे इवन कॉज डेथ, वही बताया कि जिसकी वजह से क्या होगा, सफोकेशन हो सकता है और मे भी कह रहे हो सकता है कि डेथ भी पर्सन की यानी ह्यूमन बीइंग की हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड के सिम्टम्स यानी कि हार्मफुल इफेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के, अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हैं। फर्स्ट है इसमें देखिए इट इज़ रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कह रहे हैं ये कब रिलीज होती है, जब हम फ्यूल्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं। कह रहे हैं इट इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस, कह रहे हैं ये एक जहरीली गैस नहीं है, बट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहे हैं लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस यानी ज़्यादा होगी, गिवन आउट ट्रैप्स मोर सन रेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे सन की जो रेज हैं वो ज़्यादा होंगी। कह रहे हैं वी नो दैट हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू the trapping up of infrared radiations by greenhouse gases, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा। कह रहे हैं वी न्यू दैट, हम जानते हैं, हीटिंग अप ऑफ अर्थ यानी अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट होता है जो हमारा किसकी वजह से, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं यानी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहे हैं कि जो इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन का कार्बन डाइऑक्साइड में, कह रहे हैं इन द एटमॉस्फेयर, किसमें, एटमॉस्फेयर में, कह रहे हैं कि इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे उससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है हमारा एटमॉस्फेयर का यानी अर्थ पर वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका जो रेट है वो हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, कह रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और उसकी वजह से क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का टेम्परेचर, मतलब कि हमारे टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना अर्थ पर। ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। तो उससे क्या होगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग, क्या उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग किसको कहेंगे, हमारा टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना जो है अर्थ पे उसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन एवरेज टेम्परेचर
ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है दी ग्लोबल, क्या बताया हमने दोस्तों, कह रहे हैं इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारा बढ़ता है इन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर पर ही, ना ही ज़्यादा ना ही कम, ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर पर। नेक्स्ट है दी ग्लोबल वार्मिंग कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम्स जो हैं यानी जो परेशानियाँ हैं यानी कि जो दिक्कत हैं वो हमें हो सकती हैं। वो फर्स्ट है, ए है एडवर्सली इफेक्ट द मूनसून रेन, कह रहे हैं जो मॉनसून रेन, कह रहे हैं मॉनसून रेन पर इफेक्ट पड़ सकता है। कह रहे हैं कॉजेज चेंजेस इन द सीजनल पैटर्न, कह रहे हैं जो सीजन के हिसाब से जो चेंज होता है उस पर नुकसान पहुंच सकता है। कह रहे हैं कॉजेज एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस देयर बाई रेजिंग द लेवल ऑफ वाटर इन सीज एंड ओशंस, कह रहे हैं वाटर का सीज और ओशंस में लेवल जो है वो हमारा रेज यानी बढ़ सकता है। कब? जब क्या होगी हमारी जो पोलर आइस हैं वो हमारी मेल्ट हो जाएंगी, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थ्री इसके कॉजेज किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। नेक्स्ट है इसमें दिस वुड कॉज फ्लोडिंग इन द कोस्टल एरियाज एंड सबमर्जिंग ऑफ मैनी लो लाइंग एरियाज, ये कह रहे हैं ये कहाँ होता है? जहाँ पर फ्लड आते हैं, और कहाँ पर? जहाँ पर लो लाइंग एरिया, जहाँ पर लो लोग जो हैं वो लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लाइफ है वो वहाँ पर कम रह पाती है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, हमने 2 पढ़ लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन की डेथ हो सकती है जब वो हमारे ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं यानी हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है, अगर वो उससे कंबाइन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड तो उससे सफोकेशन और हमारी बॉडी जो है वो यानी हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डेथ भी उनकी हो सकती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं वो इतनी हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हार्मफुल है। कह रहे हैं कि वो उससे क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होगी और जिससे हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारी जो लिविंग है वो भी हमारी कम हो गई है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए क्या कह रहे हैं, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड। फर्स्ट था हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड था हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ थर्ड में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में कह रहे हैं बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, कह रहे हैं कोल और डीजल का बर्न होना रिलीजेज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो क्या रिलीज़ करता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोजन गैस, कह रहे हैं कि ये जो है सफोकेटिंग यानी सफोकेशन में यानी हमें सांस लेने में ये क्या है? एक सफोकेटिंग और कोरोजिव गैस कहलाई जाती है। क्यों? इससे भी हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मोर ओवर सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन रेन वाटर, कह रहे हैं क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड हमारी रेन वाटर में डिजोल्व रहती है एंड फॉर्म्स, तो क्या फॉर्म होता है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्म होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कब फॉर्म हुआ? जब हमारी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारी डिजोल्व हो जाएगी किसमें? रेन वाटर में, यानी कि जो बारिश का पानी है उसमें। तो क्या फॉर्म होगा? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है दी पॉल्यूटेड रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन, और कह रहे हैं वो जो हमारी पॉल्यूटेड रेन है अब जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन हो गया है तो वो क्या कहलाती है? हमारी एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है? मैंने क्या बताया? सल्फर का रेन वाटर से डिजोल्व होना और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म होना। वही सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब पॉल्यूटेड एयर कंटेन करेगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एसिड रेन। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास दैट, कह रहे हैं हम अपनी पीछे की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, दिस एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, कि ये जो एसिड रेन है वो हमारी क्रॉप्स के लिए और मॉन्यूमेंट्स एंड सॉइल्स के लिए बहुत ज़्यादा, यानी मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतों के लिए और सॉइल्स यानी कि मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है यानी कि नुकसानमंद है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के अलग कॉजेज़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलग कॉजेज़ हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के अलग कॉजेज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीनों ही गैसेस क्या हैं? डिफरेंट वेज से हमारे लिए डिफरेंट वे में हार्मफुल हैं। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 64 पर ही देखिए, यहाँ तक जो था हम लोग का पार्ट नंबर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, पेज नंबर यहाँ पर चेक करिए एक बार, पेज नंबर लेकर 59 से लेकर हम लोगों ने यहाँ लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था, कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल्स। मैंने बताया था पार्ट नंबर 6 यहाँ सभी लोग शो करेंगे और डेट शो करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 जो स्टार्ट किया है वो हम लोग का देखिए यहाँ पर जो है मैंने भी पढ़ा है आप लोग को। एक सेकेंड, पेज नंबर 59 से यहाँ पर चेक करिए, पेज नंबर 59
देन नेक्स्ट देखिए 59 के बाद है नेक्स्ट पेज नंबर, यहाँ पर देखिए 60 सॉरी, पेज नंबर 60 यहाँ पर चेक करिए। देन नेक्स्ट पेज नंबर 61, देन नेक्स्ट आइए पेज नंबर 62, देन पेज नंबर 63 एंड पेज नंबर 64। तो यहाँ तक पेज नंबर 59 से लेकर पेज नंबर 64 के हाफ तक हम लोग अपना पार्ट नंबर जो 6 है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, से पेज नंबर 64 तक, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अभी पढ़ा है मॉन्यूमेंट्स एंड सॉइल। तो यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो लास्ट इसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बचा है, पार्ट नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होगा हमारा। अब जो इसमें एक्सप्लेनेशन बचा है पेज नंबर 64, बाकी का जो भी एक्सप्लेनेशन है चैप्टर से रिलेटेड वो, और जो हमें एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है वो सभी हम लोग पार्ट नंबर 7 में अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में हम लोग का लेसन नंबर 6 का सिर्फ 1/3 जो है 3/4 जो है चैप्टर का, उसका हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अब इसमें देखिए पेज नंबर 64, 65 पर और देन पेज नंबर 66 पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, ये करेंगे पार्ट नंबर 7 में, और फिर हम इसकी एक्सरसाइजेज अपने बुक में और क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक। थैंक यू।